नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम को लेकर मैं फिर आपसे रूबरू हूं, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी, विकास से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आप सबसे साझा की जाएं। आज के कार्यक्रम में भी ऐसी ही कोशिश होगी हमारी। वैसे कई बार जो हमारी फसलें होती हैं उनका ज़्यादा पोषण खरपतवार ले लेते, जिसके कारण फसलों का पूरा विकास नहीं हो पाता। ऐसे में धान की खेती में कैसे करें समेकित खरपतवार प्रबंधन, इसके बारे में लेंगे जानकारी कार्यक्रम की आज की कड़ी में। साथ ही साथ जानेंगे बेबी कॉर्न उगाने के फायदों के बारे में। फिलहाल देखेंगे खबरें खेती की, उसके बाद शुरू होगा सिलसिला जानकारियों का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपके साथ रजनी राय। आप देख रहे हैं खबरें खेती की। तो आइए एक बार नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। मत्स्य पालन में जीरा संचय का सही समय अब, मक्का की फसल को झुलसा रोग से बचाएं और किसानों की सहायक माउंट हैरो डिस्क मशीन। मत्स्य पालक बंधुओं, अभी जीरा संचय के लिए उपयुक्त समय है। जीरा संचय में मात्रा के साथ साथ अनुपात का भी ध्यान रखें। साथ ही तालाब का उर्वरक प्रबंधन भी सुनिश्चित करें। इससे जहां मछलियों को पोषण अच्छा मिलेगा, वहीं उसकी बढ़वाड़ भी अच्छी होगी। अभी मत्स्य पालकों से ये सलाह है कि वो अपने तालाबों में जीरा जल्द से जल्द संचय करें, क्योंकि अभी सारे तालाब वर्षा की पूर्णता होने के चलते भरे पड़े हैं जल से। और साथ ही साथ ये ध्यान रखने की आवश्यकता है जीरा संचय में कि सही प्रजातियों का अनुपात तालाब के हिसाब से उनको मेंटेन करना चाहिए, और सही संख्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तालाब में जीरा संचय से पहले उसमें उर्वरकों का प्रबंधन आवश्यक है, जिससे उसमें प्रचुर मात्रा में जो है सो प्राकृतिक मछलियों का भोजन तैयार हो। किसान भाई बहनों, झुलसा रोग मक्का की फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। मक्का की पत्तियों पर लंबे नाव के आकार का भूरे धब्बे बनते हुए दिखाई देगा। यह रोग पत्तियों से बढ़कर पूरे भाग को प्रभावित करती है। इस रोग के कारण पौधों की पत्तियां पूरी तरह से सूख जाती है। मक्के के पौधों पर यह रोग दिखते ही जेनेव का 0.12% के घोल का छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई बहनों, सब्जियों की खेती में थोड़ी सी सावधानियां बरतकर अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। ऐसी ही एक सब्जी है बोरो। इसके उत्पादन में लागत कम लगती है और मुनाफा ज्यादा होता है। पटना जिला के किसान जंगली चौधरी, जिन्होंने 1 बीघे में बोरो की फसल लगाई है और दुगने मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं, उनसे जानते हैं बोरो के उत्पादन से जुड़े उनके अनुभव। बोरा के खेती किए हुए हैं, लागत 10-15 हज़ार लगा है। उम्मीद है कि 20,000-25,000 आएगा। जिससे कि आपकी फसल कीटों के प्रकोप से सुरक्षित रह सके और उस पर बीमारियों का असर भी ना हो। इससे आप एक बेहतर और उन्नत फसल प्राप्त कर पाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। नेनुआ की खेती लगभग देश के सभी राज्यों में होती है। यह बेल वाली एक कद्दू वर्गीय सब्जी है। इसे बड़े खेतों के अलावा छोटी क्वारियों में भी उगाया जा सकता है। नेनुआ की खेती जायद और खरीफ दोनों ऋतुओं में की जा सकती है। गर्मियों के दिनों में बाजार में इसकी काफ़ी मांग बढ़ जाती है, इसलिए कम पूंजी लगने के कारण इसकी खेती बहुत लाभदायक होती है। तरोई की खेती गर्म और आर्द्र दोनों ही जलवायु में की जाती है। 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। तोरई की खेती लगभग सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन फसल की अच्छी उपज के लिए बलुई, दोमट या दोमट मिट्टी बेहतर होती है। फसल की अच्छी गुणवत्ता के लिए कीट नियंत्रण अवश्य लें।
किसान भाई बहनों, खेती की शुरुआत में जिस पहली समस्या का सामना करना होता है वह है खेत में घास को हटाना और जमी हुई मिट्टी के ढेलों को तोड़कर उसे समतल बनाना। इस काम को सरल तरीके से संपन्न करने में किसानों की सहायक होती है माउंट हैरो डिस्क मशीन, जो न केवल घास को काटती है बल्कि ढेलों को तोड़कर खेत को समतल भी बनाती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं सब्जी मंडी बाढ़, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। बैगन 45 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 42 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 4000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हुए मौसम के मिजाज से, ली जानकारी मंडी के भाव की और साथ ही साथ आपने जाना नवीनतम तकनीकों और उन्नत प्रभेदों के बारे में भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां कार्यक्रम में अपने विशेषज्ञ से हम जानेंगे धान की खेती में समेकित खरपतवार प्रबंधन के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। धान के फसल में धान के साथ में बहुत सारा अनचाहा पौधा अपने आप निकल आता है, इसे खरपतवार कहते हैं। यह धान के फसल के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अगर समय पर ठीक ढंग से प्रबंधन ना किया जाए तो धान के फसल को बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए खरपतवार का प्रबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धान में समेकित खरपतवार प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए
आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुपौल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार, जो हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूं कि खरपतवार को किसानों का इतना बड़ा दुश्मन क्यों कहते हैं और इसका प्रबंधन क्यों ज़रूरी है? देखिए, खाद्यान्न फसलों में धान एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसकी भारतवर्ष में जो खेती होती है वो आपको है जो कि 4 करोड़ 22 लाख हेक्टेयर में की जाती है, परंतु इसका जो औसत पैदावार है वो बहुत कम है। इसको हम 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर कहते हैं। अब यहाँ पर विचार करना होगा कि ये जो 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर इतना कम पैदावार है और इतनी बड़ी हुई आबादी को कैसे हम आपूर्ति कर पाएंगे, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है खरपतवार का। जैसा कि हमारे एंकर साहब ने कहा, खरपतवार को हम किसानों का सबसे बड़ा अस्पष्टवादी शत्रु मानते हैं। अस्पष्टवादी यानी यह खरपतवार है जो कि हमारे पौधे को कैसे कैसे लॉस करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वृद्धि और विकास के लिए धान की फसल को बढ़ावा देने के लिए हम डीएपी, यूरिया और पोटास का इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए, किसान भाइयों को समझना चाहिए कि यदि हम खरपतवार को प्रबंधन सही समय पर नहीं करते हैं तो 1 हेक्टेयर में 20.47 किलोग्राम नाइट्रोजन उसको है जो कि अवशोषण कर लेता है। उसी प्रकार से 5.17 किलोग्राम फास्फोरस और 17.48 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर है जो कि अवशोषित कर लेता है। और खरपतवार को हम इस तरह से प्रबंधन करें ताकि है जो कि हमारी उत्पादकता को बढ़ोतरी हो भी। हालांकि ऐसा देखा गया है कि हमारे किसान बंधु उन्नत तरीके के बीज लगा रहे हैं, सही समय पर सिंचाई दे रहे हैं, उर्वरक का भी प्रबंधन सही कर रहे हैं, पौधा संरक्षण के विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, परंतु खरपतवार के प्रबंधन पर उनका ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः ज़रूरत है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारी उत्पादकता जो 20 कुंटल है उसको हमको 35 कुंटल 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर पर ले जाना है। जैसा कि आप चाइना में जानते हैं वहाँ पर 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर धान की खेती होती है, तो वहाँ पर खरपतवार का प्रबंधन बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है। और खरपतवार जो है हमारा है जो कि 15 दिन से लेकर 45 दिन तक पौधे को बहुत ही ज़्यादा सताता है। हमारे हिंदुस्तान के किसान बंधु इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस पर हमको ध्यान देने की नितांत जरूरी है। अपने प्रदेश में मजदूरों की कमी है, ऐसे में किसानों के लिए कौन सा सस्ता और आसान खरपतवार प्रबंधन के उपाय हैं? साथ ही एक सवाल और मेरा ये है कि समेकित खरपतवार प्रबंधन को किसानों को क्यों जानना चाहिए, क्या क्यों ज़रूरी है उनके लिए? देखिए, ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आज के परिस्थिति में हमारे किसान बंधु, जैसा कि आपने कहा कि मजदूर का कमी है। मजदूर का 2 प्रकार से कमी है। एक है जो कि मतलब फिजिकल कमी है और दूसरा फिजियोलॉजिकल कमी है। मीन्स हमारे मजदूर भाई हमारे प्लाट पर बहुत विलम्ब से आते हैं, 10 बजे 11 बजे आते हैं और उनका जो शारीरिक ऐसा मतलब योग्यता हो गया है, बनावट हो गया, हैबिट हो गया है कि उनका एफिशिएंसी बहुत कम है। इस परिस्थिति में किसान भाइयों को चाहिए कि हम खरपतवार का प्रबंधन बहुत ही अच्छा तरीका से करें। तो बेसिकली किसान बंधु अभी क्या कर रहे हैं कि खरपतवार का प्रबंधन सिर्फ रासायनिक विधि से करते हैं, जबकि रासायनिक विधि जो है, जो अंतिम विधि है, हमको सबसे पहले निवारण विधि के बारे में बात करना होगा, उसके बाद यांत्रिक विधि के बारे में बात करना होगा और उसके बाद है जो कि मतलब आपका है जो कि रासायनिक विधि। निवारण विधि के तहत हमको कौन सी विधा है, कौन सी तकनीक है जिसको लगा देने से हमारा खरपतवार आएगा ही नहीं। और एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी कहावत है, प्रिवेंशन इज ए बेटर देन क्योर, यानी कोई भी खरपतवार आने से पहले हम ऐसा व्यवस्था कर दें कि खरपतवार हो ही नहीं। तो इसके लिए आपको अच्छा बीज का प्रयोग करना होगा। जैसे धान की बात हो रही है, आज हिंदुस्तान में हम बात करते हैं तो औसत पैदावार जो 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, यह कम क्यों है? इसलिए कम है कि हमारे किसान बंधु कमज़ोर बिचड़ा उगाते हैं। तो आपको निवारण विधि के तहत यदि खरपतवार प्रबंधन को कम करना होगा तो आपको मजबूत बिचड़ा उगाना होगा, सही समय पर सिंचाई देना होगा, सही तरीका से लगाना होगा। आज हम धान की बात करते हैं, बारिश नहीं हो रही है और यहाँ पर सिर्फ है जो कि रोपाई विधि से धान की खेती की जाती है। यदि बारिश नहीं हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपका जलवायु अनुकूल खेती कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 38 जिला में 5 गांव को गोद लिया गया है और उस 5 गांव को गोद को यह दिखाया गया है कि किस तरह से बदलते हुए परिवेश में जो आपका 1250 मिलीमीटर हमारी बिहार की बारिश होती थी, आज हम 550 मिलीमीटर बारिश हुई है और ये हमारा अगस्त महीना समाप्त होने जा रहा है। तो क्या इस कम
कम बारिश के मौसम में हम खरपतवार को कैसे पटकनी दें और धान की पैदावार बेहतर हो, तो इसके लिए तीनों विधि को हमको अपनाना होगा। और इसमें जैसा कि आपने कहा, सबसे महत्वपूर्ण विधि है जो कि रासायनिक विधि है। अब रासायनिक विधि में भी हमारे कृषक बंधु कहाँ पर कमी दूर कर रह जाते हैं, तो 1 एकड़ में उनको कम से कम है जो कि 160 से 180 लीटर पानी देना चाहिए। सर, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन खेती का बढ़ते जा रहा है, इसमें खरपतवार को हम सही समय पर करें और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों से सलाह मशविरा लेकर सही समय पर है जो कि उसका उपयोग करें, उचित मात्रा में पानी का प्रयोग करें और एक अंग्रेजी में शब्द है पंक्चुअलिटी का ख्याल रखें, क्योंकि एग्रीकल्चर वो अब नहीं रह गया है। एग्रीकल्चर भी हाई लिविंग, हाई थिंकिंग, हाई डूइंग का एक जरिया है। इसलिए हम लोगों को सोच समझकर खेती करना होगा और खरपतवार का प्रबंधन यदि हम करते हैं तो हमारी पैदावार है जो कि बहुत बढ़ेगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, आज आप कार्यक्रम में आए और खरपतवार के प्रबंधन के बारे में किसानों को बहुत ही विस्तार से जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।
बारी है अब एक और भेंट वार्ता की, जहां हम लेंगे जानकारी बेबी कॉर्न के बारे में, यानी कि बेबी कॉर्न उगाएं, ज़्यादा लाभ पाएं। नमस्कार किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वो स्वयं आपको ज्ञात करना है और इसके लिए हम आपको एक पहेली सुनाएंगे। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में 2 साला ओढ़े खड़ी थी, कच्चे पक्के दांत है उसका मुखड़ा है सुहाना। तो दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का विषय आपने स्वयं अच्छी तरह ज्ञात कर लिया होगा और इसका उत्तर है मक्का। दर्शकों, आज का विषय है बेबी कॉर्न उगाए अधिक लाभ पाएं और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है सरदार सुनील सिंह जी को, जो सहायक प्राध्यापक है नूरसराय नालंदा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये बेबी कॉर्न क्या है और किसानों के लिए किस प्रकार लाभकारी है। बेबी कॉर्न कोई अजूबा पौधा नहीं है, फसल नहीं है किसान भाइयों के लिए। बेबी मतलब छोटा, कॉर्न मतलब कि मक्का, एक मक्के की छोटे आकार होती है। तो हम किसान भाइयों को इसे विशेष प्रकार से बताना चाहेंगे कि बेबी कॉर्न जो होते हैं वो मक्के की एक विशेष प्रकार की प्रजाति होती है, जिससे कि सीड निकलने के 1-2 दिन के अंदर तोड़ लिया जाता है। अर्थात मक्के जो है वो बेबी कॉर्न जो है वो मक्के की एक प्रारंभिक अवस्था है, जिससे कि हम परागण से पहले कोमल अवस्था में तोड़ लिया जाता है, जिसे हम बेबी कॉर्न कहते हैं। जैसा कि हमारे बिहार राज्य में देखा गया है कि बहुत छोटे छोटे जोत होते हैं। इस छोटे छोटे जोत होने के कारण हमारे कृषक बंधु जो है वो किसानी में, कृषि में रुचि बहुत कम दिखाने लगे हैं, जिसके कारण वो अपने कृषक कार्यों से अपने अलग होने लगे। तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि अगर वो बेबी कॉर्न की खेती करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाते हैं, क्योंकि बेबी कॉर्न जो है वो अब सिर्फ बड़े बड़े शहरों के 5 सितारा होटलों और रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं रहा। ये आम घरों के या आम लोगों के घरों के गृहणियों तक भी मांग होने लगी है। जितना मांग है बेबी कॉर्न का, उतना उत्पादन अभी हमारे बिहार में नहीं हो रहा है। इसलिए हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि जब भी अगर वो इसकी फसल की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही अच्छी इसमें आमदनी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसान भाई ये बेबी कॉर्न जो है पूरे साल भर में, ये बहुत ही अल्प अवधि की फसल है, ये पूरे 1 साल में 4 फसल ले सकते हैं। सर, जहाँ बेबी कॉर्न की बात की जा रही है तो ये काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर है, तो हमारे किसान भाइयों को कहिएगा कि इसमें उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं जो अधिक प्रकार से लाभदायक है। सिर्फ बेबी कॉर्न ही नहीं, अगर किसान भाई किसी भी फसल का उत्पादन अपने खेतों में करते हैं तो एक अच्छे किस्म का चुनाव अति आवश्यक होती है, क्योंकि जब तक अच्छी किस्मों के चुनाव नहीं करेंगे तो अच्छा उपज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे बेबी कॉर्न में है कि अगर पहले पकने वाले में से है अर्ली कंपोजिट और गोल्डन बेबी, इसी तरह और भी प्रजातियां हैं जैसे कि BL 24, BL 78, BL 88, तरुण, नवीन, विवेक 9, हिम 129, ये जो हैं ये सारे बेबी कॉर्न के उन्नत किस्में हैं, जिससे कि किसान भाई इसको अगर चुनाव करते हैं तो अच्छे से अच्छे फसल का उत्पादन कर सकते हैं और इनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। सर, इतनी तो हमें जानकारी मिली, अब हमें आगे जानना है कि बेबी कॉर्न के फसल के लिए भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए, किसान भाई उसकी सिंचाई बुआई कैसे करें। ये आपका बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखिए, भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। देखिए, जो भी बेबी कॉर्न है वो बहुत ही डाइवर्स टाइप का फसल है। वैसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जहाँ की जल निकासी की उपयुक्त व्यवस्था हो, तो वो उस भूमि को हम लोग अच्छे मानते हैं। और जहाँ तक बुआई की बात हो तो किसान भाइयों को हम कहेंगे कि इसकी बुआई जो है कतारबद्ध विधि से करें। इसमें क्या है कि कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें और पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। इस विधि में जो है ना, बीज दर जो होता है वो 35 से 40 kg दर की आवश्यकता होती है। और इसमें सिंचाई जो होता है, अगर आप बसंत ऋतु में किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो 1 सप्ताह के अंतराल पर वो सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन अगर खरीफ मौसम में इसकी खेती करते हैं तो खरीफ चूँकि बारिश होती है तो इसमें ज़्यादा पानी की सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर बारिश नहीं हो तो आवश्यकता अनुसार किसान भाई इसमें सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। सर, देखा जाए तो हर फसल में खरपतवार नियंत्रण
और रोग प्रबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे किसान भाई बेबी कॉर्न की खेती में ये दोनों चीज़ किस प्रकार से करें, इसे बार बताएं। हम बेबी कॉर्न में क्या करते हैं कि 2 से 3 निगाई गुड़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर रासायनिक विधि से खरपतवार का नियंत्रण करना है तो इसमें बुआई के 48 घंटा पहले जो है ये अल्ट्राजीन 1.25 kg 700 लीटर पानी में घोलकर इसके छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि ये खरपतवार बहुत ही हद तक नियंत्रण में आता है। और जहाँ तक बीमारी की बात है कि जनरली ये अल्प अवधि का फसल है, इसमें ज़्यादा बीमारी आती नहीं है, लेकिन अगर कहीं कहीं किसान भाई को पत्ती झुलसा रोग से अगर पीड़ित मिले, पौधा पीड़ित मिले, तो इसमें क्या है कि 2 केमिकल हैं, 2 रसायन हैं, जैसे कि रेडोमिल MZ और इंडोफिल M45 का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि बहुत हद तक पत्ते झुलसे की समस्या से समाधान मिल जाती है किसान भाइयों को। सर, इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी। हमेशा की तरह आपसे यही उम्मीद है कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ लें और उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। ऐसी ही और भी जानकारियां आपसे साझा करेंगे हम कार्यक्रम की अगली कड़ियों में। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन से, इसी समय इसी चैनल पर। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।